हमारे पाठकों और दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। मैं यहाँ अरविंद नेताम जी के साथ हूँ, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बहुत पुराने नेता, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने नेताओं में से एक, उम्रदराज और उतना ही लंबा उनका राजनीतिक तजुर्बा। वो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस की राजनीति में रहे और लगातार सक्रिय रहे। हालांकि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, बीच का एक दौरा ऐसा भी था जिसमें वो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी रहे। वो भाजपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी रहे और अभी 5-6 साल पहले वो वापस कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की पहल पर वो कांग्रेस में लौटे हैं। हालांकि इन दिनों उनके बारे में जो चर्चा चलती है उसमें ये समझ नहीं पड़ता है कि वो कांग्रेस में अभी हैं या नहीं हैं। हम उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपके अखबार में आकर के एक इंटरव्यू आप ले रहे हैं। मैंने बहुत खुशी है इस बात की। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो मैं हमको देखने वाले लोगों के सहूलियत के लिए मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप अभी कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं हैं। देखिए, ये बात तो कांग्रेस पार्टी से ही पूछना पड़ेगा जी, और वही लोग जवाब दे सकते हैं। हाँ, इसलिए कि जब चाहे ये हमको धुतकारते रहते हैं और ह्यूमिलेट करते रहते हैं और मीटिंगों में पहले बुलाते थे, बुलाना बंद कर देते हैं, तो हम समझ ही नहीं आता कि कारण कोई आधार भी तो होना चाहिए। राजनीतिक दलों में बहुत सी चीज़ें होती हैं जी, पर पहली बार हम महसूस करते हैं भाई क्या ऐसा ऊपर लेवल पे या प्रदेश स्तर पे लगता है कि उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से करते हैं। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बता सकती है। ये बतलाइए, आपके सर्व आदिवासी समाज में सक्रिय होने से पार्टी नाखुश है क्या? देखिए, हम तो देखिए सर्वादिवासी समाज करीब करीब 20 साल हो गया इसको स्थापित किए हुए, और बहुत से पुराने रिटायर्ड अफसरों ने किया था इसको 20 साल पहले। हाँ। पर पिछले 12-15 साल से हम लोग, सोहन पोटे जी वगैरह जो राजनीति में रहे हैं, हाँ। उन लोगों ने इसमें भाग लेकर के इसको और सक्रियता के साथ इसको मूवमेंट को चलाया, आंदोलन को, और अभी भी हम चला रहे हैं। और मैं इस बात को कहने में मुझे ये होती है, प्रसन्नता होती है कि मैं बुनियादी तौर से मेरा और मेरा परिवार सामाजिक कार्यकर्ता रहा है और बाद में राजनीतिक कार्यकर्ता। मैं तो इंदिरा जी को भी कहता था जब शुरू पार्लियामेंट में गया, तो मैडम पहले मैं ट्राइबल हूँ, फिर बाद में कांग्रेसमैन हूँ, ये तो मेरा ये है। तो और मेरा पूरा परिवार सामाजिक कार्यक्रमों में लगा रहा है, वो डीएनए में है जी। और आखिरी तक मैं इस काम में करता, मुझे खुशी होती है सामाजिक काम में। तो ये जो सर्व आदिवासी समाज का एक मौका मिला, तो हमने सभी सरकारों के खिलाफ जो आदिवासी हित के अगेंस्ट में या उसके विरुद्ध में काम हुआ है या वो ऐसे नीति बनी है, उसके खिलाफत किए हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। हम 4 साल अभी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। हम पार्टी में भी रहे हैं टेक्निकली, हम तो मान के चलते हैं, पर हमको मानते नहीं, अब ऐसा लगता है। तो हमारी जो एक सामाजिक रुचि है उसको छोड़े नहीं और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये भानु प्रतापपुर का जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें तो सर्व आदिवासी समाज ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, चुनाव लड़ा उसने। तो चुनाव लड़ने से तो वो अब राजनीतिक एक संगठन हो गया, चाहे उसका सामाजिक पहलू भी हो, लेकिन उसका राजनीतिक पहलू भी हो गया। और अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यहाँ कहा कि सर्ववादी समाज 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी सारी आदिवासी सीटों पे लड़ेगा। तो ये तो कोई सामाजिक संगठन नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक संगठन हो गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम इस संगठन को सामाजिक संगठन ही रखना चाहते हैं और हम नई राजनीतिक मंच
रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो काफ़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जी। क्योंकि एक दो सीट में तो निर्दलीय रूप से समाज लड़ सकता है। जैसा आपने ठीक ही कहा, भानु प्रतापपुर में हमने एक आजमाया जी। और वो शोकाज नोटिस का कारण भी वही है। और मैंने उसका जवाब दे दिया, जब हमको हमारी ज़रूरत ही नहीं है पार्टी में तो काहे को तुम चिंता करते हो भाई। जब आपने सब कुछ कह दिया कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको पूछेंगे नहीं तो फिर काहे को पूछते हो। तो हमने जवाब दे दिया। और आज भी हमने शैलजा जी को कहा है भाई क्लियर कर दो, हमने जवाब दे दिया है। नहीं देगो तो हम जवाब दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये जो सामाजिक मंच है उसको राजनीतिक मंच बना रहे हैं और एक नया प्रयोग इस राज्य में कर रहे हैं कि भाई सामाजिक आंदोलन, चूँकि भानु प्रतापपुर बाई इलेक्शन ने हमको थोड़ी सी ताकत दिया है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत एनालिसिस किया है और ऐसा लगता है सुनील जी कि समाज में जो जागृति हम जो लाना चाहते हैं वो सामाजिक आंदोलन से हो सकता है, राजनीतिक आंदोलन से नहीं हो सकता। ये हम फर्म है आदिवासी समाज के जहाँ तक ताल्लुक़ है। तो इसी बहाने हमारा दो उद्देश्य है। एक तो समाज को जगाना, ये आंदोलन और चुनाव ये इसके माध्यम से जगेगा। और दूसरी बात जो है कि समाज को जागृत करना, अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ना। हम तो बीएसपी में रहे हैं, माननीय कांशीराम से भी बहुत सीखा है। जिस आदमी ने अकेले खड़ा कर दिया इस देश में और एक दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं उसको अब हम सोचते हैं और उसी धारा में जाने कुछ, हालांकि हमारा दायरा बहुत छोटा है पर सीखा है वहाँ से, तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। और पार्टी जब पूछ परख नहीं है तो हमारा सामाजिक आंदोलन। बीएसपी में लेकिन कब रहे आप? मैं रहा हूँ 98 के आसपास, 2 साल रहा है। तो कांशीराम जी थे उस समय? हाँ, ठीक, पूरी फार्म थे वो। ठीक। तो ये जो जब पूछ परख नहीं है और हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे मैंने कहा, तो पूछो तो हम तो अपना समाज में लगा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक मंच का उपयोग हो, चाहे आंदोलन हो, कर ही रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। ये बतलाइए, ये सर्व आदिवासी समाज जो है चूंकि अब चुनाव लड़ने जा रहा है जैसा आपने कहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ इसके रिश्ते क्या रहेंगे? दो तो बड़ी पार्टियां यहाँ पे हैं। देखिए, हमारी दोनों सरकार से हमारी आंदोलन चलाए हैं। बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि ज़मीन के मामलों में ये नीति बदलना चाहते थे, कानून बदलना चाहते, जो ज़मीन के अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया था उसके खिलाफ आंदोलन किए। तो उसका रिजल्ट तो दिख गया बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को। कांग्रेस ने बहुत वादा किया। कांग्रेस को सरकार में लाने में भी सर्व आदिवासी समाज का योगदान है। भले आज कांग्रेस के लोग या प्रदेश के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग इसको डिनाई करते हो, पर राहुल गांधी इसका गवाही है। हम लोगों ने काफ़ी उससे डिस्कस किया, सोहन पोटे जी ने, और काफ़ी हमने मदद किया। 29 सीट में 26 सीट शायद कभी हो नहीं सकता था आदिवासी इसमें विधानसभा में। तो सामाजिक आंदोलन क्या भाई, लोग ये एहसास नहीं करते, बात अलग है, मत करो, उसमें क्या दिक्कत है। तो हम तो अपना एजेंडा है, हम आगे करते रहेंगे। अब उसमें किसको नुकसान होगा, किसको, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। हम आंदोलन को राजनीतिक मंच में कैसा उपयोग हो, एक प्रयोग कर रहे हैं। यानी किसी पार्टी को नुकसान न हो, ये कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अब ऐसे राजनीति जब चुनाव लड़ेंगे तो अब ये हम कोई, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप किसको डैमेज करेंगे, किसको नुकसान करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। यहाँ दो ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। वो दोनों आंकलन करें कि हम कितना डैमेज किसको करें, वो अब उनका काम है। लेकिन ये दो पार्टियों के अलावा भी बसपा से आपके रिश्ते पहले रहे, उसकी थोड़ी मौजूदगी यहाँ विधानसभा में बनी हुई है। लगातार कोई न कोई बसपा के लोग विधानसभा में आए हैं चुनकर। गोंडवाना है जो एक और आदिवासी पार्टी है, उससे इनकार नहीं कर सकते। सीपीआई का एक विधायक बस्तर से रहा हुआ है। सीपीएम की थोड़ी सी मौजूदगी यहाँ पे है, विधानसभा में नहीं है लेकिन है। अब आम आदमी पार्टी भी यहाँ आके बड़े तेजी से, बड़े आक्रामक तरीके से काम करना चाहती है छत्तीसगढ़ में। तो
इतनी पार्टियां और अगर कहें तो अजीत जोगी की शुरू की हुई पार्टी उनकी जोगी कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं आज के डेट में तो विधानसभा में है। इस चुनाव के बाद क्या होगा एक अलग मुद्दा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सर्व आदिवासी समाज का इन तमाम पार्टियों के साथ किस तरह की कोई रिश्ते की संभावना आप देखते हैं? देखिए, एक हमारी सामाजिक मंच पे एक बात तय हुआ है कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जिनका आपने नाम लिया, वो सबसे बात करेंगे और शेयर करेंगे कुछ सीटों पे, क्योंकि हम 90 सीट में तो नहीं लड़ रहे ना। तो कहीं ना कहीं 90 के बाहर या 50 के बाहर या 50 के अंदर भी हो तो एडजस्ट करने की बात हुई है, और छोटे छोटे पार्टियों से, और उसमें उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पर सवाल है कि मेरी यानी जो सोच है, देखिए जितने भी पार्टी के नाम लिया विशुद्ध रूप से वो राजनीतिक पार्टी हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या शक। हमारी जो है सामाजिक आंदोलन पे बेस पार्टी है, सीधे डायरेक्ट राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारा गोल भी वो, लक्ष्य भी वो नहीं है। हमारा तो आंदोलन के माध्यम से समाज को जगाना, उसमें राजनीतिक क्या हासिल होगा जब जग जाएगा समाज। जैसे आज मैं माननीय काशीराम जी का नाम लिया ना, तो उनके लेगेसी आज भी इस देश में है, और उसी का खड़ा किया हुआ है। तो वही चीज़ हम कुछ ना कुछ आदिवासी समाज के बीच में करना चाहते हैं, और छोटे छोटे पार्टियों से हम तालमेल की कोशिश है। ये बतलाइए, सर्व आदिवासी समाज जो है, इसके भी बीच में दो हिस्से हो गए हैं क्या? कोई एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री के साथ मिलके चलता है, ऐसी चर्चा होती है। देखिए सुनील जी, जब बड़ी पार्टियां होती है ना, जब इस ढंग से सामाजिक हो या और कोई राजनीतिक शक्ति उभरता है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो राष्ट्रीय दल है वो इनको उभरने देने की हमेशा प्रयास नहीं करते, इनको कैसे दबा के रखें। हमें तो बहुत खराब अनुभव है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद करके एक संस्था हुआ था भारत राष्ट्रीय स्तर पे। अच्छा। कार्तिक उरांव ने बनाया था, 1968 में उसे स्थापित किया था इंदिरा जी के कहने पे। अच्छा। जब कांग्रेस का डिवीज़न हुआ तो मोरारजी देसाई के पास आदिम जाति सेवक संघ मोरारजी ने अपने पास रख लिया। अच्छा। तो बंटवारा में ट्राइबल का कोई विंग नहीं था, तो इनको इंदिरा जी ने, कार्तिक उरांव ने कहा कि एक संस्था बना लो। तो उसके हम 25-30 साल तक हम उसके जनरल सेक्रेटरी रहे, आज भी हैं। तो उसमें काम करते रहे। पर दुर्भाग्य ये है कि जिस संस्था के हम रहे और कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस पार्टी को मदद करते रहे डायरेक्टली, क्योंकि सब दिलीप सिंह भुरिया हो या डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते हो, सब आंदोलन में उस मूवमेंट के हिस्सा रहे हैं। पर जब लगा कि ये लोग ताकतवर हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, तो फिर पैरेलल पार्टी शुरू कर दिए। और रातों रात मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के कुछ नेताओं से, मंत्रियों को मिला के एक पैरेलल बॉडी वहाँ शुरू कर दिए। तो ये एक प्रक्रिया रहा है इस देश में कि जो छोटे समाज के लोगों को कैसे अब उभरते हैं तो कैसे दबाना, ये प्रक्रिया रहा है। उसका हिस्सा यहाँ भी है। यहाँ वो सरकारी अप्रोच से अब सरकार के तरफ से एक नया पैरेलल बॉडी खड़ा कर दिया, और कर दे तो हम तो इसलिए हम चिंता भी नहीं करते। जो समाज के हित में काम करेगा वही जिंदा रहेगा। हम तो खुलेआम कहते हैं। ये बतलाइए, भानु प्रतापपुर जो है उसमें 23,000 से ज़्यादा वोट मिले सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को। हालांकि रहा वो तीसरे नंबर पर, लेकिन वोट बहुत मिले। और जो मेरी जो जानकारी है वो ये है कि उसको एसी चुनाव चिन्ह मिला, जिस एसी को गांव जंगल में आदिवासी लोग जानते नहीं हैं, क्या है, डब्बा है क्या है, तो वो चुनाव चिन्ह मिला। और दूसरा ये है कि एसी को कोई पहचानता भी होगा तो सत्ता के प्रतीक के रूप में जानते हैं, वो शोषण के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उसको कोई इज्जत का निशान नहीं था। लेकिन आप लोगों को वोट काफ़ी मिले, 23,000 से ज़्यादा। क्या तजुर्बा रहा उसका जिससे आपका हौसला बढ़ा? और आप हमने उसको एनालिसिस किया। हालांकि जब शुरू में बात हुई सर्व आदिवासी समाज में, तो मैं उसके खिलाफ था कि हमको नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए कि पूरी सरकार की ताकत लगती है और लड़ना नहीं चाहिए। पर साथियों ने कहा कि साहब हारेंगे ना, हम जानना चाहते हम कितने गहरे पानी पे हैं।
तो मैं फ़ौरन स्वीकार कर लिया, तो चलो बिल्कुल ठीक है, कोई हमारे पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, ढांचा नहीं, कुछ नहीं, पर जो आंदोलन चलता रहा है उसी का असर से हमको ये विश्वास था। और काफ़ी यानी डैमेज करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुआ, कांग्रेस की तरफ से हुआ, बहुत सी चीज़ हुआ, फिर भी डटे रहे। पर हमने जो एनालिसिस किया है, 30 से 50 के बीच में जो नई पीढ़ी के मतदाता हैं, यंग जनरेशन, उन्होंने ही ज़्यादा मदद किया। अच्छा, यानी वोटिंग उन्होंने ज़्यादा की, ज़्यादा, आपके कैंडिडेट को ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा थी कि उनके दिमाग में अब भरता जा रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है हमारे हक क्या है क्या। देखिए, कठिनाइयाँ तो दिन ब दिन हर समाज के लिए आ रहा है। आदिवासी समाज, बेरोजगारी है तो ये है, तो सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, बहुत सी चीज़ों को आंदोलन होता रहा है। तो नई पीढ़ी अब जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो समझ रहा है ना, उसका असर हुआ है और उन्होंने वोट दिया, हम उससे काफ़ी प्रभावित हैं। अच्छा, एक बात बतलाइए नेताम जी कि ये जो जनरल मुद्दे आप गिना रहे हैं, ये तो किसी समाज तक सीमित नहीं है। बेरोजगारी है तो सभी के लिए है, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है। और मुद्दे भी जनरल जो मुद्दे हैं वो सभी के लिए हैं। आदिवासी मुद्दे क्या थे बस्तर के इस चुनाव में जो आदिवासियों को प्रभावित करते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस सर्व आदिवासी समाज की आपने बहुत बढ़िया इस प्रश्न को किया है, बहुत सॉलिड प्रश्न है। देखिए, हम जब इतने साल से बीजेपी की सरकार 15 साल रही है, उनके खिलाफ भी हम, जो संवैधानिक अधिकार हैं और कानूनी अधिकार हैं, ये लागू करना सरकार का काम है, प्रशासन शासन का। सुनील जी, आप आश्चर्य करेंगे, अब बहुत से कानूनों का ठीक उल्टा उसका उपयोग हो रहा है। अच्छा, अब आपके सामने भाई, अब कोल बेल्ट सरगुजा का पेशा कानून रहते हुए भी अब पेशा कानून को कैसे ख़त्म करना है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उसको कमज़ोर कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। पेशा कानून हमारे समय में पार्लियामेंट में बनाया है ना, बहुत मजबूत कानून था। बहुत मजबूत कानून। और उसमें हम समाज में इतना उसका प्रचार प्रसार हुआ है कि मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये पता चलेगा कि ये सरकार में बैठे लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं, वो दिन तो देख लीजिएगा, प्रतिक्रिया बड़ी होगी, बहुत होगी। अब इनको अंदाज नहीं है। यही राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी जो अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ पिछले चुनाव में ये कहा था कि हम पूरी ईमानदारी से लागू करेंगे। क्या हुआ आज? आज ठीक इसको उल्टा इसी सरकार ने उसको कमजोर कर। हसदेव के आंदोलन में भी पहुंचे थे राहुल गांधी। हाँ, देखो, आपको आश्चर्य होगा, पूरे प्रदेश में जितने भी खनिज के लाइसेंस दिए गए हैं, एक में भी ग्राम सभा नहीं हुआ है ईमानदारी से। जहाँ कहीं भी हुआ है तो नकली फर्जी हुए हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है? जमीन के मामले में ईमानदार नहीं हो, जंगल के मामले में ईमानदार नहीं हो, तो जल जंगल जमीन इशू तो और बिरसा मुंडा भी लड़े और बाकी लड़े, और आज भी समाज की मानसिकता वही है। तो हमारा ये कहना है कि बहुत से जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार का सरकार ही उल्लंघन कर रही है। ये बड़ा बहुत चिंता का विषय है। ये पिछली सरकार भी यही करती रही, भाजपा की बिल्कुल लगातार करती रही। तो इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं। अब देखिए, हम समाज का काम ये नहीं है कि चुनाव लड़े, पर जब दोनों सरकारें के देख लिए कि भाई ये भी वही है, एक ही यानी सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, तो क्या करेगा, कितना आंदोलन करेगा भाई, कितना करेगा? करते करते थक गए 15 साल से। तब समाज में क्या भाई इसका क्या तरीका है, तो चुनाव में उतरो। एक बात बतलाइए नेताम जी, आप तो इतने पुराने सांसद रहे और आदिवासी मुद्दों को लगातार पढ़ा हुआ है आपने। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में राज्यपाल को अलग से अधिकार दिए गए हैं कि ये चाहें तो पेशा के इलाकों में राज्यपाल की जिम्मेदारी भी है वहाँ दखल देना, अगर सरकार के काम से वो सहमत नहीं है तो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी आपने किसी गवर्नर को याद दिलाया क्या कि भाई ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, हम आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है आदिवासी इलाकों की? भाई, आप तो इस अखबार के मालिक हैं, संपादक हैं, सब कुछ हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले राज्यपाल रही हैं जी, अनसुईया उइके जी।
और उनके साथ में हमारा सर्व आदिवासी समाज का काफ़ी मीटिंगें होती थी और उसने काम उस दिशा में, जिस दिशा में आप कह रहे हैं, हाँ, उस दिशा में पहल की, पर राज्य सरकार के साथ उनकी क्या स्थिति रही वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। अब राज्य सरकार ठीक है, वो एक राज्यपाल की एक सीमा। लेकिन राज्यपाल के ये जो अधिकार हैं नेताम जी, इसके लिए उनको राज्य सरकार की जरूरत नहीं है। ये तो राज्य सरकार अगर परफॉर्म नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है आदिवासी इलाकों पे, तभी राज्यपाल को दखल की जरूरत पड़ती है। उसको उनको जरूरत बिल्कुल नहीं थी राज्य नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर यही तो दुर्भाग्य है, संविधान में सब कुछ दिया है। हाँ। राज्यपाल को, पर एक लाइन में संविधान में भी लिखा है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पे ही काम करेगी। ये जनरल बात लिखी नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, आदिवासी राज्य के लिए अलग से प्रावधान है। वही तो टकराहट का विषय होता है। हाँ। ना, वही तो किसी राज्यपाल ने, मुझे बता दें ना, आप भी तो इतना अखबार जर्नलिस्ट हैं, तो एक राज्यपाल ने अपने एक्सरसाइज किया होगा इस देश में? किसी ने नहीं। शेखर दत्त जी से बहुत बोलते रहा है इस बारे में। मुझको ये लगता है कि या तो मुख्यमंत्री से अच्छे संबंधों के चलते राज्यपाल ये टकराव लेना नहीं चाहते। कोई राज्यपाल टकराव लेना नहीं चाहता, ये बात बता रहा हूँ, ये हमारा अनुभव है। तो जो आदिवासियों के लिए जो जिम्मेदारी अलग से दी गई है राज्यपाल को, वो जिम्मेदारी धरी हुई है, कागज में बंद है। हमारा तो आरोप ही है ये ना इस देश में कि एक दिखाने के लिए है, बस बाकी का कुछ होना चाहना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी है वो अब इसको चुनावी राजनीति के हिसाब से इसका काउंटर करने के प्रयास समाज कर रही है। मैं इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल एक करना चाहता हूँ। ये जो राज्य सरकारें नहीं कर रही है, कांग्रेस भाजपा नहीं कर रही है, इससे जुड़ा हुआ आपका कांग्रेस प्रवेश पिछला राहुल गांधी ने खुद ने करवाया था। क्या आपने राहुल गांधी को कभी बताने की कोशिश की कि यहाँ पे पेशा का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ ग्राम सभा का पालन नहीं हो रहा है, आप जो बोल के गए हो वो काम आपकी सरकार नहीं कर रही है? क्या आपने कभी कुछ लिखा, क्या कभी बताने की कोशिश? देखिए, जब वापसी हुआ है कांग्रेस पार्टी, उन्हीं की पहल से, राजीव जी की पहल से वही मुलाकात है। हाँ। उसके बाद हमने इतना प्रयास किया दिल्ली जा करके, कभी भेंट नहीं हो सके, अपॉइंटमेंट नहीं हो सका। क्या करेगा? अब मुझको छत्तीसगढ़ में आप जो तमाम आदिवासी सीटों पे लड़ने की जो बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बस्तर है, सरगुजा है, और इन दोनों इलाकों के बाहर की कुछ एक सीटें हैं जी। तो कवर्धा, नांदगांव, इस तरफ की कुछ एक सीटें हैं। और आपने कहा है कि जहां आदिवासी बहुल वोटर हैं वहां पे भी लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा इस प्रदेश में आदिवासियों के बड़े मुद्दे कौन से हैं जो अगले चुनाव में मायने रख सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा पेशा कानून, क्योंकि वो एक कानून में कई चीज़ें इन्वॉल्व है। हाँ। अंदर में कि वो कहता है कि भाई कि सरकार भी गांव के ज़मीन को, 5th शेड्यूल एरिया के ज़मीन को है, जंगल को कुछ परिवर्तन करना है, टेक ओवर करना है, तो ग्राम सभा को विश्वास में लेना होगा। हाँ। ये बहुत बड़ा अधिकार है। हाँ। वो ख़त्म करती है। उसमें ग्राम सभा की सहमति, अनुमति लेनी है कि उनसे विचार सहमति से कम नहीं है। नहीं है। अरे सहमति का मतलब औपचारिक सहमति है। बिल्कुल, परमिशन उसकी अनिवार्य है, उसकी सहमति, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ ना। पिछली सरकार के समय नहीं हो रहा है, अब तो नियम में तो खत्म कर दिया ना, नियम बना के। ये बहुत, क्योंकि वो रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। अब मुझको एक चीज़ बतलाइए, ये कानून की बारीकी जो है ये थोड़ा अमूर्त बात हो जाती है। इसको आदिवासी लोग इस मुद्दे को इतनी बारीकी से समझ पाएंगे? सुनील जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा। हाँ। 1996 में जो कानून बना। हाँ। और इस कानून का इतना प्रचार प्रसार अंदर ही अंदर हुआ समाज के बीच में। और ख़ास करके बहुत से NGOs। हाँ। और ये भी मैं बताऊं कि डॉक्टर BD शर्मा ने तो अपनी आखिरी जीवन, हाँ, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उस कानून को प्रचार प्रसार करने में इतना लगा। आज हाँ। बस्तर का बच्चा जानता है कि पेशा कानून क्या है। ऐसा? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए
25 जगह बस्तर संभाग में आंदोलन हो रहा है, 25 जगह। मुझको ध्यान है झारखंड कुछ साल पहले सुनीता नारायण हमको ले गई थी, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हैं, कुछ एक पत्रकारों को ले गई थी वो। उस वक्त वहाँ पर पत्थलगड़ी एक आंदोलन चल रहा था। उसमें भी हम जिस गांव में जाएं बात करने के लिए, लोग संविधान की कॉपी लेके बैठते थे और कहते थे कि हमारा आंदोलन कुछ नहीं है, इसमें जो लिखा गया है उसको उस पर अमल करवाएं। हमने जो पत्थर लिख के लगाया है वो संविधान का पन्ना है, वो और कुछ लिखा हुआ नहीं है उसमें। तो जो इसमें लिखा है किताब में उसको लागू करवाएं, ये हमारा आंदोलन है। बताइए, तो ये यहाँ पे इस तरह की नौबत आ सकती है क्या? आ गई है न बस्तर में। मैं कह रहा हूँ ना, ये जितने आंदोलन हो रहे हैं सबसे पहला मांग है कि ये जो पेशा कानून है हाँ। वो लागू किया जाए ईमानदारी से। नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं पेशा कानून में फेरबदल कर दिया गया है। नियम में बदल दिया ना, नियम बना के उसकी आत्मा को खत्म कर दिया ना। ये नियम राज्य ने बदला है, राज्य ने बदला है, कानून अलग है। कानून पार्लियामेंट का कानून, उसमें तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो उसके तहत जो नियम यहाँ पे बनाने थे, रूल्स फ्रेम करते हुए राज्य सरकार ने उसकी भावना खत्म कर दी, ऐसा आपका कहना है? हाँ हाँ हाँ। तो इस बात को आदिवासी समझ रहे हैं जगह जगह? समझ रहे हैं, नहीं तो समझाएंगे ना, अब चुनाव में समझाएंगे। ऐसा? हाँ। तो अभी से चुनाव तक आपको लगता है कि बस्तर, सरगुजा और बाकी आदिवासी सीटों पे या वोटरों के बीच में ये बात क्लियर हो सकेगी? हो जाएगी। देखिए, मैं वही बात कह रहा था ना कि 150 साल 200 साल पहले हमारे पुरखे लड़े इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ, जल जंगल जमीन को लेकर, बिरसा मुंडा, सरीके और भी जो भी हैं। बिल्कुल। आज भी वो भावना जल जंगल जमीन के बारे में आदिवासी समाज की, वो भी आज भी 150 साल 200 साल बाद में आज भी वही है। हाँ। उससे वो समझौता नहीं कर सकते। अब यहाँ सरकार में बैठे लोग ही अगर नहीं समझ सकते तो अब उसकी हम क्या कर सकते हैं? ये मुझको बतलाइए, कांग्रेस पार्टी ने तो अपना अध्यक्ष भी बस्तर के एक आदिवासी को बनाया हुआ है, तो वो अपने लोगों के प्रति बेपरवाह हैं कि वो इन मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, कि वो सरकार के इतने मातहत हैं कि उनकी कोई आवाज़ नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, यही निष्कर्ष है। हम लोगों ने इसमें भी समाज में बहुत डिस्कस किया है, चिंतन किया है। बहुत से नीतिगत मामले में परिवर्तन हुआ है, बहुत से कार्यक्रम में बदलाव हुआ है जहाँ समाज के हित के खिलाफ हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग हैं आज, विधायक जितने भी हैं, हाँ। अधिकांश पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एक सर्विस में रहे हैं। अब पेशा कानून का उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जब कानून नियम बनाए तो उसको सबको पता है कि पूरी उसके आत्मा को खत्म कर दी। एक शब्द किसी ने, न विधायक ने बोला, न सांसद ने बोला, न मंत्रियों ने बोला। काहे के विधायक हो भाई? और दोनों पार्टियां एक है इसमें? दोनों पार्टियां एक है। किसी के विधायक सांसद नहीं बोल रहे? किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोले भाई? अरे भाई, सामूहिक रूप से जाके मुख्यमंत्री को कहते साहब नहीं, ये इससे मैंने समाज में थोड़ी सी असंतोष होगा, इतना तो कहना चाहिए ना। अरे भाई, इंडिविजुअली नहीं कहते सकते आप, पर ग्रुप में जा करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते करते तो वो भी नहीं हुआ। आपको ये लगता है क्या कि दोनों ही पार्टियों के आदिवासी सांसद, विधायक, उनके बीच में इतना सन्नाटा इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े कारोबारी हित अडानी के हैं, हसदेव के इलाके में, जहां आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है? तो ये तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे पैसा की मांग करें और वहाँ पैसा को छोड़ने दें। तो क्या इसलिए चुप हैं दोनों पार्टियों के लोग? देखिए, पैसा को ख़त्म करने के लिए कारपोरेट घराना ही जिम्मेदार है। यहाँ जो हो रहा है, अब वो आपने नाम ले लिया अडानी, क्योंकि मुख्य प्लेयर तो अडानी है यहाँ ना। अब नाम लेने से क्यों परहेज करना? कोई नहीं, परहेज बिल्कुल, हम तो वही कह रहे हैं ना भाई कि आपने इनके इशारे पे अगर करोगे तो फिर या तो फिर ऐसा कानून को ख़त्म कर दो ना भाई। हम थोड़ी कहेंगे कि अब पूरे कानून जो ट्राइबलों के हित के जो कानून बने हैं, पार्लियामेंट के हो चाहे विधानसभा, ख़त्म कर दो। अब मुझको ये बतलाइए, जो रूल्स फ्रेम करते समय ये गड़बड़ की गई है आप कह रहे हैं, इसकी कोई जुडिशियल रेमेडी भी दिखती है क्या आपको, कि कोई अदालत सुनेगी इस बात को, अगर कोई जाए अदालत? तो अब कौन जाएगा?
सुनील जी, कौन जाएगा? आदिवासियों के बीच ऐसी कोई ताकत हम नहीं क्यों है जाएंगे? जो- हम क्यों जाएंगे अदालत? हम हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और अदालत गए यहाँ से लड़ते लड़ते तो 10 साल हो जाएगा। हम क्यों जाएंगे अदालत? हम तो जनता के अदालत में जाएंगे। अच्छा। और आपको बता दूं, टीएस बाबा क्यों पंचायत विभाग छोड़े, यही सबसे बड़े कारण है वो नियम। ऐसा? हाँ हाँ, आप पता कर लीजिए। इससे क्या लेना देना था और उनको? वो डिफर कर रहे थे ना, ये नहीं हो सकता। अच्छा, वो इससे सहमत नहीं थे? सहमत नहीं थे। जितना पढ़े हैं वो पंचायती कानून के, पेशा कानून को, हाँ। शायद कोई मंत्री या कोई किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ऐसा? हाँ हाँ, बहुत एक एक चीज़, क्योंकि हमने डिस्कस किया है ना, समाज को बुलाए थे जब ये पंचायती राज के बारे में रिव्यू हो रहा था। हाँ। और पेशा कानून के नियम बनाने की बात हो रही थी। हाँ। तब पूरा दौरा किया है। हाँ। और मीटिंग हुई है, और एक एक क्लास, एक एक पैरा, एक एक उसके बहुत स्टडी किया है। और उसको विभाग को छोड़ने के पीछे यही कारण है। उसके बाद ही ये फेरबदल हो पाया? फेरबदल हो पाया। ये पक्का है कि पक्का, हाँ, इसी हाँ, के चलते विभाग हाँ, छोड़ा है हाँ हाँ, उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? चलिए, मैंने मान लिया कि पेशा जो है उसका बहुत व्यापक असर है और असर है। चारों तरफ जुड़े हैं बहुत सारे मामले उससे, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन सिलगेर में जो आंदोलन हो रहा था बस्तर के, वो तो सिक्योरिटी कैंप वगैरह के खिलाफ हो रहा था, और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई और जगहों पे भी आंदोलन हुआ बस्तर में। और क्या मुद्दे हैं? पेशा से परे क्या मुद्दे हैं? पेशा से परे भी ये भी है कि 3 जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ गई। हाँ तालमेटला, एडस मेटा और वो सरकेगोड़ा, जी, हाँ हैं, और भीमा मंडावी की भी आ गई। जी। इनका कहीं अता पता नहीं कि सार्वजनिक क्यों नहीं होता। सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं करती? अरे ट्राइबल मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, हाँ क्यों नहीं करती भाई? बेलाडिला के पहाड़ी में एजिटेशन हुआ, और अभी भी आपके सरकेगोड़ा में भी वो साहब के ये जो अभी आपने नाम लिया अभी सिलगेर। सिलगेर का, वहाँ भी लोगों ने ये कहा कि भाई हमें जो अधिकार है हाँ। जल जंगल जमीन का, हाँ उसमें हमारा पेशा कानून को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि आपने फर्जी, ये तो मेरे सामने की है, बैलाडिला के जब एजिटेशन हुआ था तो हम लोग आए थे, सीएम ने मेरे सामने सबके सामने कहा कि 6 महीने में फर्जी जो ग्राम सभा उसकी जांच करवाएंगे। आज तक अता पता नहीं है। सिलगेर का भी वही हुआ, तो फायरिंग हुआ, जो क्या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मारे गए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवा रहे हैं उसका, उसमें कहा 6 महीना आता पता नहीं है। हाँ किसी लाइसेंस यानी खदान की लाइसेंस बिना पूछे ग्राम सभा को विश्वास में ले सारा कर दिए। जल जंगल जमीन के बहुत से कानून को आपने डाइल्यूट करे, वन भूमि अधिकार कानून को भी जो ईमानदारी से लागू होना नहीं किए। हाँ तो ये बहुत से छोटे छोटे मसले हैं। अब सरगुजा के तो आप तो जानते हैं कोल ब्लॉक का। जी, ये हसदेव वाला आंदोलन जो है उसमें राहुल गांधी खुद आके गए थे, वो आंदोलनकारियों का साथ देकर गए थे। उन्होंने कहा था किसी हालत में नहीं देंगे। वहाँ आज जो आंदोलन चल रहा है अभी भी टला नहीं है, रुका है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, रुका हुआ है वो। वहाँ की क्या खबर है आपको हसदेव के आंदोलन की? नहीं, लगे हुए हैं, और अभी भी इनकी बस चले तो चाहे भारत सरकार और केंद्र सरकार इसमें दोनों मिले हुए, केंद्र और राज्य बोल रहे हैं आप। और आदिवासियों को खिलाफ अवार्ड करने के लिए हमेशा तैयार है। आंदोलन की वजह से रुका हुआ है, नहीं पे तो कब के नहीं दे देती। अब लेकिन चुनाव के इतने करीब आकर अब शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। ना करें, पर इतने दिन से, इतने साल से आंदोलन कर रहे हैं, क्या भूल जाएंगे? हाँ वो तो इशू बनेगा। हाँ बिल्कुल देश में बनेगा, क्यों जी नहीं बनेगा? जी। मैं बस्तर के बारे में एक और मुद्दे पर आना चाहता हूँ जो सीधा सीधा सरकार से जुड़ा हुआ भी है, नहीं जुड़ा हुआ भी है। वहाँ पर कुछ ईसाई संगठन आदिवासियों को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं, कुछ हिंदू संगठन उसको धर्मांतरण कह रहे हैं, विरोध चल रहा है।
तो जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनके बीच और जो नहीं बने हैं उनके बीच, मैं उनको हिंदू में नहीं गिन रहा हूँ, मैं इनको आदिवासी में गिन रहा हूँ, इनके बीच जो वहाँ पर खींचतान चल रही है, ये क्या है ये मामला? देखिए, मैं इसको सरकार की जिम्मेदार नहीं मानता। मैं अपना व्यक्तिगत मत आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, और ऐसे मसले को समाज को खुद को हैंडल करना चाहिए। हाँ। पर दुर्भाग्य से आदिवासी समाज उस स्थिति में नहीं है। रही बात राजनीतिक दलों का, आप तो अनुभवी आदमी हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं ले सकती इस मामले में, बचना चाहती है कि, और राइटिस्ट पार्टी एक तरफा है, एक तरफा है। लेफ्टिस्ट पार्टी मुझको कुछ नहीं करना है धर्म से। ये जो लेकिन बृंदा कारत वगैरह तो वहाँ आके गए, जांच दल में आई थी बृंदा कारत, खुद वहाँ गए, लोगों से बात की जिनके ऊपर हमले हुए, उसकी लंबी रिपोर्ट उन्होंने जारी की। तो कैसे हम कहें कि लेफ्ट ने पीछा छुड़ा लिया कि हमारा कुछ लेना नहीं देना? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पीछा छुड़ाया नहीं। मैं कह रहा हूँ उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। हाँ, विवाद हुआ उससे मतलब है। हाँ, पर सवाल ये है कि मुझे मालूम है, ये भी आए थे ना मेधा पाटकर, हाँ, कोंडागांव गई थी ना। आप केवल पीड़ित लोगों से मिलोगे और जो बाकी और जो बड़ा समाज है उनसे कोई मिलता नहीं ना। ये कैसा होगा भाई? आप एक तरफा ने सहानुभूति, ठीक है, होता है, जो पीड़ित है वो करना चाहिए, पर दूसरा पक्ष भी तो सुनो। मैं तो मेधा पाटकर को हड़काया था कि अगर केवल पीड़ित से मिलके जाओगे, बाकी समाज से नहीं मिलोगे। मैडम, हम जिस समाज, कोई भी हो, जिस समाज का आदमी होगा उस समाज का आदमी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे, दुख तो होता है ना। आदिवासी समाज की दुर्भाग्य ये है कि सरकार को थोड़ी बहुत इसमें गंभीरता से लेकर के कुछ अध्ययन करना चाहिए। अब ये जो राइटिस्ट पार्टी है, देखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इससे नहीं चल सकता। कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी कहती है भाई कि हाँ अब धर्म है, हम धर्म से मतलब नहीं, पर पीड़ित लोगों से हम ये करेंगे। कांग्रेस पार्टी चूंकि वो वोट बैंक उसका पक्का होगा, जो भी धर्मांतरण होगा इससे पक्का होगा, पक्का होगा। कांग्रेस का तो पक्का होगा। वो कैसे कि जो ईसाई ईसाई बना तो कांग्रेस का वोटर ही होगा ना, कांग्रेस के साथ जाएंगे, वो जाएंगे तो उनको ज्यादा रिस्क लेने लेकिन एक चीज बतलाइए, मुझको जो खबरें मिल रही है वो ये है कि बस्तर में जो ईसाई बने हैं आदिवासी, वहाँ पे लगातार उनके साथ हिंसा हुई, उनको मारा गया, उनकी लाशें दफन हुई थी गांव में, उसको निकाल के बाहर किया गया, दूसरी जगह ले जाओ, हमारे कब्रिस्तान में मत ले जाओ। लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, ऐसा ईसाइयों का कहना है। देखिए, सवाल है कि ये डेलिकेट इशू है। आपने एक बात कही ना कि वहाँ दफन करने क्यों नहीं देते। हाँ, देखिए, आप पत्थलगढ़ी की बात किए, पत्थलगढ़ी के पुराने इतिहास में चले जाइए तो समाज का जो बाउंड्री होता है, सरकारी बाउंड्री छोड़ दीजिए, गांव का, वो देवी देवताओं से घेरा जाता है। वो बाउंड्री उनकी ये होता है, और बहुत सी चीज़ें देवी देवताओं के विश्वास से होता है, उनके परमिशन से होता है। होता क्या है कि यही एक समाज है, जब कन्वर्ट होने के बाद आदिवासी के कोई चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, भेदभाव अलग, कोई फंक्शन में शामिल नहीं होते, उनसे अलग रहते हैं, उनके प्रसाद नहीं खाते, उनके कार्यक्रम में नहीं जाते। अच्छा, तो ये जो पुरानी हमारी परंपरा है, हाँ, वो कहते हैं जब हमारी देवी देवता का मानते नहीं, अपमाने, तो तुम हमारी देवी देवता का अधिकार है ये कि कौन गड़ेगा कौन नहीं गड़ेगा। वहाँ उड़िया ब्राह्मण भी इतने साल से आए हैं और सब आदिवासी के हिसाब से चलते हैं। हाँ, सब चीज मानते हैं। यही क्यों आने नहीं मानते भाई? नहीं मानते तो जाओ। ठीक, ये जो हमारी पुरानी परंपरा है वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि परमिशन नहीं देने के पीछे वो सबसे बड़ा कारण है हमारी जो बाउंड्री है। वो देवी देवताओं से गाइड होता है। और उसको आप नहीं मानोगे तो आप अधिकार नहीं है कि आप वहाँ अपनी ये करो। तो पर मेरी बात ये है कि मुझे ये बताइए
इस्लाम में घूम घूम के प्रचार करते हैं क्या धर्म का? ये प्रचारक होते हैं क्या घूम घूम के कर रहे हो? ऐसा ज्यादा मुझको तो नहीं सुनाई नहीं है, पड़ता नहीं नहीं दिखता। सिखों में नहीं है, बौद्धों में नहीं है, इन्हीं में क्यों है? आप चर्च के बाउंड्री में आ जा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर साला ऐसा जैसे वो जंगल में शिकार को दौड़ाते हैं ना, खेदा करके घेरते हैं और हाँ उसको ब्रेन वॉश कर करके ये कोई तरीका नहीं है। हम इससे डिफर करते हैं। आप करना हो चर्च के बाउंड्री के अंदर हो, जो भी है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुनील जी, अबूझमाड़ में आधी आबादी कन्वर्ट हो गई। अच्छा, जिस इलाके का सर्वे न सेटलमेंट हाँ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं है, वहां कैसे हो गए भाई? क्या इतने ज्ञानी हो गए कि धर्म के बारे में इतना समझ आ गया वहां के लोगों को? यानी अशिक्षा का, अज्ञानता का ये मिसयूज हो रहा है। हमारा ये कहना है। आपका ये मानना है कि जो लोग ईसाई बन जा रहे हैं आदिवासी, ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे किसी चुनाव में, इसलिए कांग्रेस चुप है इसमें? नहीं, हमारा ये फंडामेंटल रूल है। ये जो भी ईसाई होगा वो तो कांग्रेस का होगा। अच्छा, हाँ हाँ। तो बीजेपी जितना आक्रामक तरीके से विरोध कर रही है उसके पीछे ये भी एक वजह है। अरे भाई, तो ये जो उसके खिलाफ जाएगा तो कम से कम उसके पक्ष में होगा। बीजेपी के पक्ष में जो आज दोनों तरफ आदिवासी समाज, तो कम से कम कांग्रेस ज़्यादा के पक्ष में होता है ना। हाँ। तो ये तोड़ने के लिए उनको विश्वास में लेने के एक अवसर मिल रहा है उनको, आरएसएस को। पर ये भी ठीक नहीं है। मारपीट, मैं तो कहा कि आरएसएस को अगर मुकाबला करना है तो क्रिश्चियन मिशनरीज में जो डेडिकेशन है, हाँ, जो समर्पण है, के साथ करें, सेवा है, उसमें मुकाबला करो ना। ये मारपीट देखेंगे करेंगे, ये है अखबार में छपवा दिए, हो गया साल। ये कभी जाता नहीं वहां, तो ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ा डेलिकेट इशू है। और कहीं ना कहीं हम आते हैं कि भाई ये खुलेआम मैंने प्रचार बंद करना चाहिए और अपना करे, उसमें चर्च के बाउंड्री में हो तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं मिशनरीज के लोग, वो आप उससे सहमत नहीं है कि नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, जो समझदार आदमी है, देखो धर्म तो ऐसा इशू है जो समझदार, उसी को तो मानो कि भाई क्या अपने स्वेच्छा से यार रहमान इस्लाम में ग्रहण किए कि नहीं? हाँ। क्यों किए भाई? विद्वान आदमी है, इतना बड़ा संगीतकार है, म्यूजिशियन है, सब कुछ है, अपने जस्टिफाई किया, विवेक से किया। वैसे होना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो हो जाए ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। पर जो बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, अशिक्षित है, ये है, गरीब है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके पर मुझे एक बात की बड़ी नहीं होती, सरकार भी इतना करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है पर उनको काउंटर नहीं कर सकी जो फॉरेन एड आ रहे हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यानी फॉरेन एड थोड़ा सा दे देंगे और इतना बड़ा ये हल्ला करेंगे, और सरकार की जो योजना है उसका कोई यानी अता पता नहीं है, यानी उसकी कोई रिजल्ट दिखता नहीं। अच्छा, ये बतलाइए मुझको, मैंने अभी हफ्ता 10 दिन पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक लीडर हैं अरुण पन्नालाल, उनको इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि बस्तर में जो कोई चर्च में जा रहे हैं उसमें से कोई भी ईसाई नहीं बने हैं, हम उनको ईसाई नहीं बना रहे हैं, हम उनको ईसाई नहीं मानते हैं, वो आदिवासी ही हैं और वो आदिवासी रीति रिवाज सब पूरा मानते हैं, लेकिन वो चर्च में आते हैं चूंकि झूठ बोलता है। ऐसा झूठ बोलता है। हाँ, झूठ बोलता है, यही तो दिक्कत है इन लोगों के साथ में। अरे भाई, आप रिकॉर्ड तो रख दो, सरकार को कहना चाहिए जो भी कन्वर्ट हो उसका रिकॉर्ड रखे। हाँ। जिला में हो, तहसील में हो, ब्लॉक में हो, और जो भी कन्वर्ट होता है उसको बताना चाहिए भाई क्या है कन्वर्ट हुआ है। उनके चर्च में भी रिकॉर्ड होता है। नहीं, सरकार में भी जरूरी है बतलाना, होना चाहिए, ट्राइबल एरिया में होना चाहिए। हाँ। एक भी होता है तो उसका रिकॉर्ड में होना चाहिए। नहीं, न केवल ट्राइबल एरिया, रायपुर में भी अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है अपना तो उसको सरकार को बतलाना पड़ता है ना। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा है ये। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर का भी बयान सुना है। हाँ। कि बस्तर में एक भी कन्वर्ट नहीं हुए।
अरे भाई, तो अपराधी यानी कोई कॉग्निजेंस में नहीं लेगा, कोई अप्लाई नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट नहीं होगा, तो कहाँ से होगा भाई? सीएम अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, पर यहाँ धड़ल्ले से हो रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, नहीं कोई है, केस नहीं है। और तो केस सीएम ने कहा कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, लेकिन वहां हो रहा है। पर्दे के पीछे तो सब हो रहा है ना। एक बुनियादी बात बतलाइए मुझको कि एक आदिवासी जब ईसाई बनता है, उसको आप ईसाई धर्म में जाना कहते हैं कि धर्मांतरण कहते हैं? देखिए आप, मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। देखिए, कौन आदिवासी है, कौन दलित है, ये तो संविधान सभा में काफ़ी डिस्कस हुआ, और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया गया भाई कि ये गुण होगा, ये स्वभाव होगा, ये होगा तो ये आदिवासी होगा, और ये दलित होगा। अब उसमें आइसोसेल में रहना, मिक्सअप नहीं होना, अपनी परंपरा को, देवी देवता को ये माना, वो आदिवासी होगा, यही है ना। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन ईसाई होते हैं उस दिन से सारा चीज़ खत्म हो जाता है। नई परंपरा, नया सब नई उपासना पद्धति, वो ईसा मसीह आएंगे वहाँ से, ये है वो है, सब तो सब बदल गया ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बात करेक्टर्स आज भी वो लागू होता है कि भाई ये अगर कौन समाज आदिवासी होगा, उसी का तो जांच होती है भाई कि इसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो करेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है, वो समाज का चरित्र क्या है ये देखा जाता है, वो गुण को देखा जाता है कि परंपरा से हिसाब है कि अपनी रीति रिवाज है कि प्रथा है कि ये है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ये जिस दिन ईसाई हुए तो कुछ नहीं मानते हो, तो बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन नेताम जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आदिवासियों के लिए आरक्षण जो है, उस आरक्षण की व्यवस्था में तो ये माना गया है कि ये ईसाई हो जाते हैं अगर, तो इनका आरक्षण खत्म नहीं होगा। नहीं, ये तो विवाद का विषय है ना। अभी तो संवैधानिक व्यवस्था वही है ना। संवैधानिक व्यवस्था वही है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, इधर उसका चरित्र क्या होगा जो आदिवासी कहलाएगा, वो भी संविधान सभा में डिस्कस हुआ है। और एक गाइडलाइन है भारत सरकार का, उसमें फिट नहीं होते, लेकिन पर संविधान में ये भी कहता है भाई कि वो जाति बदलता नहीं, वो आदिवासी का आदिवासी रहेगा। तो कंट्राडिक्टी हो गया ना दोनों चीजें। ये है कि दलित अगर कोई दूसरा धर्म तो नहीं, तो खत्म हो जाता है, रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। अभी जो डीलिस्टिंग का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें अभी भोजराज नाग, उनसे मेरी बात हुई थी, यहाँ रायपुर में भी प्रदर्शन हुआ था, उनसे मैंने पूछा भी कि डीलिस्टिंग का आप आंदोलन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य के हाथ में है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम छोटे ब्लॉक लेवल पे भी कर रहे हैं, जागरूकता के लिए सभी जगह कर रहे हैं, और मांग दिल्ली में भी रखेंगे। उस समय मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से कार्तिक उरांव के समय ही ये डीलिस्टिंग का मुद्दा चालू हुआ था। उन्होंने सांसदों के दस्तखत कराकर संसद में पेश किया था, और उस समय भी बहुत बहस हुई थी इसके ऊपर एक कमेटी भी बनी थी। वो डिजॉल्व हो गया लोकसभा, तो वही खत्म हो गया वहाँ पर। तो आप किसके फेवर में हैं कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, क्या उनकी डीलिस्टिंग हो जानी चाहिए, उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए? दो बातें हैं इसमें। डीलिस्टिंग से पॉलिटिकल पावर आधी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी समाज की। ये पहले समाज को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए। केवल ये कह देने से आरएसएस कह रहा है इसलिए डीलिस्टिंग हो जाए, उनका अपना एजेंडा है। कल के दिन अगर ये बात आई, एक बात कह रहा हूँ, ओरिजिनल ट्राइबल जो डीलिस्टिंग के बाद भी ओरिजिनल ट्राइबल ये भी उठा सकेगा, इस देश में उठाएगा कभी भी, कि ये जो सनातनी आदिवासी हैं ये भी बाहर हो। जब इनको बाहर करते हो तो ये भी बाहर हो, ये आएगा, क्योंकि ये भी आदिवासी तौर तरीकों की उपासना पद्धति से परे हो गए, ये भी आएगा ना। इसको क्यों नहीं सोचते? लेकिन ये तो अभी मुद्दा बना नहीं है।
सुनील जी, मैं कहता हूँ मुद्दा कभी ना कभी बनेगा। एक शुरू जो मान लो डिलिस्टिंग मान गए, हाँ बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में कर लिए, तो ये भी आएगा कभी ना आएगा, कभी, आज नहीं तो कल आएगा। जरूर आएगा। क्योंकि बहुत सारे जानकार लोगों की बुनियादी समझ ये कहती है कि आदिवासी संस्कृति, उपासना पद्धति जो है वो किसी भी आधुनिक धर्म से परे की है और पुरानी है और पहले की है। तो वो अगर हिंदू धर्म अख्तियार करते हैं तो भी वो उतना ही धर्मांतरण है जितना ईसाई बनना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुझको कई लोगों ने कहा, प्रेस वाले ने भी पूछा कि ये जो आदिवासी हिंदू है कि नहीं, हाँ कई बार प्रश्न आया। देखिए, मैं उनको ये कहता हूं कि भाई हिंदू है कि नहीं वो अलग बात है, पर एक बात मैं इस देश में कहना चाहता हूं कि सिख धर्म यहीं से पैदा हुआ, हाँ बौद्ध धर्म यहीं से पैदा, यहीं से जैन। समाज, जैन धर्म यहीं से पैदा हुआ, और ओरिजिनल ही सनातनी के बीच से पैदा हुए ना। यहीं से निकला। हम तो सनातनी के पहले के हैं, हाँ और हमारी कोई चीज मिलती नहीं, हाँ एक भी संस्कार, न जन्म का, न शादी का, न मृत्यु का, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो हम ये कहते हैं भाई कि जिस ढंग से इन लोगों को अलग से रिकॉग्नाइज किए हो, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हमको रिकॉग्नाइज कर दो, एक अम्ब्रेला छतरी के अंदर खड़े करके रख दो, हाँ हम छाया मिल जाए। हाँ। ये क्यों नहीं करते? मुझको याद पड़ रहा है कि आज़ादी के बाद की कम से कम एक जनगणना ऐसी थी जिसमें धर्म के कॉलम में आदिवासी था अलग से। अरे इसके पहले 52 के पहले तो पूरा 3 या 4 सेंसस हुए ना, सब अंग्रेजों के समय में सब था। हाँ, यानी आज़ादी के बाद भी था एक सेंसस में, कम से कम। एक सेंसस में था। तो मुझको याद है कि वहाँ पे धर्म के कॉलम में आदिवासी चॉइस थी लिखने की, हम आदिवासी हैं। उसके बाद उसको हटा दिया गया। जनगणना में आज नहीं है आदिवासी धर्म के कॉलम में। सुनील जी, मैं इसी को कहता हूँ ना कि ब्राह्मणवाद की कारस्तानी है। लेकिन नेताम जी, ये तो उस पीरियड में हुआ है ना जिस पीरियड में आप केंद्र की सत्ता में भी थे, कांग्रेस में थे, आप सरकार में थे। अरे भाई, कांग्रेस में क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के क्या कम थे क्या? उस जमाने में, आज़ादी के बाद में कह रहा हूँ। ये तो है। और कई छटक गए ना। अरे भाई, आपके बनारस के मालवीय जी, बिल्कुल, है ना, छटक गए ना। ब्राह्मणों के पैर धोने वाले राष्ट्रपति थे, जिसमें नेहरू जी नाराज भी हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो ये कर करके एक दशा, अब तो एनालिसिस करते हैं ना, पढ़े लिखे लोग आ गए समाज में, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल राइट, तो ये बदमाशी है। तो ये भाई हो ही जाता, तो ये डर है इनको कि अगर अलग से रिकॉग्निशन हो जाएगा तो ये कहेंगे हम हिंदू नहीं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, तो अब क्या बचा? हाँ। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो सत्य से भागते हैं। मुझको ये पढ़ा हुआ याद नहीं पड़ रहा है कि ये आदिवासी कॉलम जब हटा धर्म से, उसके बाद इसको जुड़वाने के लिए कोई आंदोलन वगैरह हुए क्या? आज़ादी के बाद कहाँ आदिवासी इतना जागरूक था, और कांग्रेस पार्टी में इतने। लेकिन अभी अगर देश में आदिवासी आंदोलन उठेगा किसी भी मुद्दे पे, तो उसमें ये एक मुद्दा हो सकता है कि हमारा धर्म आदिवासी रखा जाए। तो वो शुरू हो गया है ना, आदि धर्म शुरू हो गया है। हम लोग भी नए नए उसको कैंपेन में लगे रहते हैं, कभी कभी लिखाओ अपना आदिवासी। अब एक चीज़ मुझको बतलाइए, जो क्रीमी लेयर की बात है किसी भी आरक्षित वर्ग के भीतर, ओबीसी में जैसे एक क्रीमी लेयर है कि इतने आय से ऊपर का या ऐसी सरकारी नौकरी वाले लोग, इनके बच्चे पात्र नहीं रहेंगे। दलित और आदिवासी में क्रीमी लेयर अभी कोई मंजूर नहीं कर रहे हैं। जो एसटी एससी जो रिज़र्व कम्युनिटी है, इसमें कोई क्रीमी लेयर नहीं है। जैसे आप मान लीजिए केंद्रीय मंत्री हैं, तो भी आपके बच्चे जो हैं आरक्षण का हक रखते हैं। आप मान लीजिए अरबपति हैं, तो भी आपके बच्चे आरक्षण का बराबरी का हक रखते हैं एसटी एससी में। ये आपको नहीं लगता कि जो तबका इतना ताकतवर हो चुका है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से,
शैक्षणिक रूप से सब तरफ से वो सर्वशक्ति संपन्न हो चुका है जो तबका विद इन रिजर्व कम्युनिटी। इसको आरक्षण के लाभ से बाहर करना चाहिए, क्रीमी लेयर इन तबकों के भीतर भी रहना चाहिए, ये नहीं लगता है आपको? देखिए, देश में सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन की वजह से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो बात आप कह रहे हो, बहुत हद तक मैं इससे सहमत हूँ। जो उसका एडवांटेज करके अपना स्तर बढ़ा लिया, तो दूसरों को चांस मिलना चाहिए जो पीछे रह गए हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि अब दायरा सिमटता जा रहा है। अब नौकरी चाकरी तो अब तो प्राइवेटाइजेशन के बाद, उदारीकरण खत्म होने के बाद तो अब रहेगा ही नहीं, वहाँ रिजर्वेशन है ही नहीं। अब तो नहीं, लेकिन मेरा कहना है जितनी भी कॉलेजेस की सीटें हैं, जितनी पीएससी पर राजनीति को खत्म नहीं करना। राजनीतिक जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आर्थिक, और नौकरी। हाँ, नहीं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, मैं संसद विधानसभा के ऊपर नहीं आ रहा हूँ अभी। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो ये पीएससी, यूपीएससी और सरकारी नौकरियां नहीं, मैं उससे मैं कहा ना, एग्री करता हूँ। क्योंकि जो एक बार स्तर बढ़ गया उनका, तो भाई अब ठीक है, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। उसी से समाज में एक चेतना आएगी। है ना, उस समाज के भीतर के ही लोगों को मिलेगा। लेकिन जो सबसे कमजोर हैं उनको मौका मिलेगा। ये फोरगो करना चाहिए। ये कोई बात उठती है क्या कभी समाज के भीतर की? नहीं उठती। नहीं। क्यों नहीं उठ पाती है बात? आप बोल रहे हैं जागरूकता आ रही है, तो ये बात क्यों नहीं उठती है? तो वही लोग तो सब लाभार्थी हैं। हाँ, ये तो है। सर्विस क्लास के जितने भी लोग हैं, वही तो लाभार्थी है ना। और वही बाहर हो जाएंगे उनके बच्चे, तो इसलिए वो नहीं उठा रहे हैं इस मुद्दे को। आज मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें यही कहा है, मैं आपको भेजूंगा, अभी उसको देखिएगा। इसी मुद्दे को उठाया है मैंने। यानी मेरा बुनियादी तर्क ये है कि एसटी एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, ताकि एक सीमा से ऊपर जो उठ गए हैं लोग, सक्षम संपन्न हो गए हैं, वो बार बार उसका फायदा न लेते रहें। बहुत सारी और आबादी है जो और गरीब है। नहीं, वही मैं कहा ना, जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और नौकरी चाकरी में तो अब बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी कैसे समाज में, मैं तो आज से नहीं 30-40 साल से इस बात को, जब से उदारीकरण का घंटी बजने लगी थी ना, तब से देश में घूम घूम के इस बात को कहता रहा हूँ, खतरे की घंटी बज रही है। अब अपने पैर पे खड़े होना सीख जाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो कहाँ, कौन, कुछ नहीं, अब हो ही रहा है। अब बस्तर के 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आपका, एक मुद्दे पर तो एक खुला स्टैंड रहा, बोध घाट को लेकर। बोध घाट को लेकर आपका विरोध रहा शुरू से, और अभी सरकार शायद बोध घाट बनाने के पक्ष में थी। कुछ समय पहले ऐसा रुख दिख रहा था सरकार का। क्या स्थिति है उसकी अभी, और आपका विरोध क्यों था उसका? देखिए सुनील जी, इसको अगर आप लेंगे ना, तो जिस मीटिंग जो सीएम साहब बुलाए थे मीटिंग में, विधायक साहब को, मैं बाहर का था ना, विधायक था नहीं। सवाल यह है कि इस इशू को मैं इंदिरा गांधी से शुरू किया था। हाँ, याद है मुझको। राजीव गांधी के बाद भी नरसिम्हा राव साहब तक के भी ये डिस्कस किया था। और उस लेवल पे कोई चर्चा करता है, कोई इशू को रेस करता है, तो तैयारी के साथ करता है। पढ़ने लिखने ये सब चीज़ों को ये करके ही तैयारी होता था। अब यहाँ तो मीटिंग बुलाए थे, 5 मिनिस्टर थे। एक भी चीफ मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर के पास कोई कागज पत्र नहीं। अच्छा। और एक भी सवाल का जवाब एक भी मिनिस्टर ने नहीं दिया, और सेक्रेटरी को बोल दिया कि हाँ तुम ही जवाब दो। बाकी एमएलए तो कुछ बोले नहीं। हाँ साहब, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, आपने कहा व्यवस्थापन का देख लीजिए, बस 2-2 मिनट बोल गए। हम तो 45 मिनट बोले। ऐसा मैंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार, वो भी कांग्रेस की सरकार, ने टर्न डाउन क्यों किया। वो तो रिकॉर्ड में होगा ना। वही कांग्रेस की सरकार, और आज वही कांग्रेस की सरकार उसको फिर से रिवाइव कर रहा है। उसके पीछे तर्क क्या है? हम जानना चाहेंगे कि क्यों टर्न डाउन हुआ। कुछ जवाब नहीं।
यानी उल्टा सीधा प्रेस में कहा मेरे खिलाफ सीएम ने। हाँ, यानी कुछ घर बैठ जाना चाहिए उनको या इस तरह की कोई रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत यानी अमीर तो नहीं कहा, इतने संपन्न हो गए हैं कि यह वो है। अब उनको पता नहीं कि हमारी यानी स्थिति क्या है, तो कुछ भी यानी प्रेस में बोलोगे। हमने तो उसको जवाब दिया कि भाई मुख्यमंत्री बोलता है प्रेस में तो एक एक शब्द का पूरा मायने, पूरा पब्लिक यानी उसका इंटरप्रिटेशन करता है। हाँ, संभल के बोलना चाहिए, कुछ भी बोल रहे हो। तो खींच है, खींच था। अबे तर्क दो ना। नहीं, खींच किस बात की थी कि आप इसका विरोध कर रहे हैं जो सरकार करना चाहती है? इस हाँ तो बात वही की- वही ना। हम तो कह रहे भाई भाई पेपर लाओ ना, हमको समझाओ हाँ, कि पहले हाइडल प्रोजेक्ट था, अब इरिगेशन हो ही नहीं सकता। वो तो पिछले गवर्नमेंट में कितने अभी भी अफसर हैं, हाँ। सब कहते थे साहब फिजिबल नहीं है। हमने कहा इरिगेशन नहीं होगा तो फिर हम इसको विरोध करेंगे। और आज भी कहते 7 लाख हेक्टर ये क्या, मैंने भरी मीटिंग में कहा बेस क्या है भाई। मैं गवाह खड़े कर दूंगा, पुराने सब चीफ इंजीनियर हो ये हो आज भी जिंदा है जो उसमें काम किए, हाँ, उनका वर्सन है। तो ऐसा है कि पढ़ते लिखते हैं नहीं, सेक्रेटरी को जवाब देने, मैंने भाई मैंने जिस लेवल के मीटिंग करो सेक्रेटरी जवाब देगा क्या? 2-4 लेफ्ट राइट क्वेश्चन किया तो सर मैं तो सरकार की तरफ से बोल रहा था, मैं कब कह रहा हूँ, ये सरकार बैठे हैं, इन्हीं को तो बोल रहा हूँ ना मैं। कायदे से इन लोगों को जवाब देना चाहिए। हाँ। पर नहीं, चंपावत साहब वही कंझा के कहने भाई हम, अरे भाई हम पढ़ लिख करके इंदिरा गांधी से डिस्कस करते थे, राहुल गांधी से डिस्कस, सेशन साहब को भेजे राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने 2 दिन विजिट किया, ऐसा थोड़ी है। और ये दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने इसको ड्रॉप किया था। अरे राजीव गांधी ने खत्म किया ना सेशन के रिपोर्ट पे। बोध घाट को देखने के लिए शेषन आए थे, आए उन्होंने थे, रिपोर्ट हाँ, की तैयार किया और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये बंद- राजीव गांधी की सरकार ने इसको खारिज रिजेक्ट कर किया, दिया हाँ, था। खारिज कर दिया था। वो अभी फिर से उठ रहा है यहाँ। हाँ, लेकिन अब तो चुनाव करीब आ गया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता उसमें। आप द रिकॉर्ड बोलने की बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, इसलिए कि बिना सोचे समझे बहुत सी चीज़ को ये करते हैं। भाई हम तो ये कहते थे भाई कि अबे पुराने देख तो लो, क्यों रिजेक्ट हुए, कारण तो होगा ना, फिर उसमें रास्ता निकालो और बताओ। अब एक मुद्दा ये बतलाइए नेताम जी, इतने समय से आप वहाँ पे हैं, जितने समय से आप हैं उससे आधे समय से तो नक्सली भी वहाँ पे हैं। दिग्विजय के समय से भी नक्सली हैं, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था बस्तर। क्यों वहाँ शुरू हुआ नक्सल, आए क्यों वहाँ पे आप लोगों के रहते हुए? आप लोग तो लोकतांत्रिक पार्टी के थे, सत्ता में थे दिल्ली की, उस समय तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, आप ताकतवर थे बहुत, और उस समय तो भाजपा बिल्कुल ही कमज़ोर थी, कहीं नहीं थी। तो कांग्रेस के ही राज में मोटे तौर पे नक्सली आए बस्तर में, क्या वजह थी इनके आने की? देखिए, नक्सल समस्या बस्तर में आंध्रा से आया। जब आंध्रा में रिप्रेशन हुआ पुलिस का, वहाँ शेल्टर लेते थे बस्तर में, ये 1970 और 80 तक के शेल्टर लेके यहाँ शेल्टर लेते, तो वहाँ से पुलिस के डर से जब पुलिस का प्रेशर बहुत पड़ा तो देखे कि यहाँ शेल्टर लेते, कहे इससे बढ़िया साला स्वर्ग तो कुछ हो नहीं सकता। और उन्होंने, स्वाभाविक है, नक्सलियों का अपना अलग अलग एरिया सर्वे करते रहते हैं कि यहाँ से हुआ तो और फैलाव, ये पूरा देश भर में होता है। और उसी सर्वे के तहत बस्तर में उनके लिए स्वर्ग हो गया और वो जम गए। देखिए, मैं नक्सल समस्या के बारे में, मैं तो मंत्री हो गया था ना जब वो नक्सलवाड़ी आंदोलन चल रहा था, तो मैं दास मुंशी, बाद में हम गए थे नक्सलवाड़ी, गए थे घूमने, दौरे में गए थे, मंत्री के हैसियत से भी गए थे। तो हमने इसमें बहुत पढ़ा है,
निज़ाम शाही के समय में लैंड जो इशू था वो भी पढ़ा है, नक्सलवाड़ी के सिलसिले में कितने जितने भी पुस्तक मिला सब पढ़ा है। देखिए एक बात जो सबकी, जो चाहे वो जर्नलिस्ट ने लिखा हो, पुलिस वाले ने लिखा हो, सोशल एक्टिविस्ट ने लिखा हो, सबकी एक मूल जो बात है ना, ट्राइबल एरिया में जहाँ गरीबी होगा, अशिक्षा होगा, शोषण होगा, बेरोजगारी होगा, वहाँ भ्रष्टाचार होगा, वहाँ नक्सली पैदा होंगे। जब सब लिख करके ये जब देश को बता चुके तो आपकी प्लानिंग कहाँ है? प्लानिंग का बेस तो वो होना चाहिए ना। आप भिंड मुरैना के लिए भी वही यानी मापदंड है और बस्तर के लिए भी वही मापदंड है। लेकिन आप तो सांसद थे निर्वाचित, आप तो केंद्र सरकार में थे, आप कांग्रेस पार्टी के ताकतवर व्यक्ति थे, दिग्विजय से ये सुनील जी ये चीफ मिनिस्टर लेवल से नीचे का कोई काम ही नहीं काम। हाँ, आपके एक वक्त तो दिग्विजय से भी अच्छे संबंध थे, क्यों खराब हुए मुझको मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा जो अनुभव है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, इंदिरा गांधी छोड़ दीजिए, कोई सरकारें गंभीर नहीं इस मसले पे। आज भी मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, और इसलिए ये समस्या बढ़ती जा रही है और पुलिस वालों की रोल इसमें बहुत अहम है। मैं मिसगाइड करने की बात नहीं करता। पुलिस वाले राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, ये केंद्र सरकार तो वैसे भी लेने देना है। केंद्र सरकार का तुम पैसा कौड़ी दो, गोला बारूद लो, ये लो। राज्य सरकार को ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। एक मैं महत्वपूर्ण वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, नरसिम्हा साहब। कभी कभी मीटिंग में हो जाता था कि भाई टाइम रहा तो बैठे जाते, उसके पास खाली जगह दिखा तो ठस जाता था चौहान साहब के पास। कहता था चौहान साहब को, सर आपके रहते रहते इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल गया तो निकल गया, नहीं तो मुझे शंका है इस देश में। एक दिन बोला कि अरविंद जी क्यों बोलते हो आपके रहते रहते? मैंने कहा आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, जिस स्टेट में नक्सली समस्या मुख्यमंत्री होगा वो गहराई से समझता है, इसलिए कहता हूँ। तो जब सरकार गई तो हम उससे एक दिन 10 जनपद में गया तो वो भी बैठे हुए थे, 3-4 लोग थे, तो खाली मैं भी मैं उसका हाथ पकड़ा। सर इतना कहता था कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बाद कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। उसने क्या कहा, अरविंद जी मैं ऐसा नहीं है, आप कहते थे मैं उसको गंभीरता से लेता था। फिर मैंने सोचा कि आंध्र प्रदेश से शुरू किया जाए। एनटीआर चीफ मिनिस्टर थे, दिल्ली आए तो उसको बुलाया ऑफिस में और थोड़ा सा इसी बात किया इधर उधर की। फिर मैं इसमें आया। जब नक्सली का इस बात किया तो उसने क्या क्या जानते हो? एनटीआर ने, राव साहब 6 महीना बाकी है मेरे असेंबली के इलेक्शन, इसमें अभी कोई बात मत करिए। अच्छा। मैंने शंकरराव चौहान को कहा, सर मैं समझ गया। अधिकांश राज्य सरकारें वैतरणी पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करने की कोशिश करते रहे, उसमें दिग्विजय सिंह भी है। तो ये बात सही है कि सत्तारूढ़ पार्टी नक्सलियों की मदद लेने की कोशिश करती है, वैतरणी पार करने की। तो जब राज्य सरकार का सोच ही कुछ ये है तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे सुनील जी इस देश में? ये बतलाइए, दिग्विजय से आपका एक समय बहुत अच्छे संबंध रहे, बाद में शायद उतने अच्छे नहीं भी रहे। जोगी को आपने देखा हुआ है, आपसे बहुत जूनियर भी रहे जोगी। रमन सिंह के 15 साल, अभी भूपेश फिर कांग्रेस के हैं। किसी से कोई उम्मीद दिखती है क्या नक्सल समस्या को सुलझाने की? इन लोगों से देखिए, बात तो उन्हीं की करेंगे जो अरे भाई होता तो अभी तक दिख गया होता ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, नक्सल समस्या पैदा क्यों हुआ इसमें आज तक किसी ने सोचा है इस देश में? पैदा क्यों हुए?
पैदा हो गया, हाँ देखो देखो, हाँ बंदूक लाओ, ये लाओ 47 लाओ, ये करो वो करो, वो अलग बात है। पैदा क्यों हुए? आप तो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पता कर लो इस देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार में कभी ये हुआ कि भाई नक्सली समस्या पैदा क्यों हुआ? जिस दिन उसमें चले जाओगे और जो कारणों को पता चले जाएगा और उसका इलाज कर लोगे तो आधी समस्या। देखिए मैं आज भी कहता हूँ बस्तर में ये खाली है और ये खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, इसका इंतजाम कर दीजिए, नक्सली वैसे नहीं होंगे। बहुत सीधी सी बात है। लेकिन ये खाली है किस आधार पे आप कह रहे हैं? अशिक्षा। आप एक चीज बताइए मुझको, आप शिक्षा को कुछ ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं? अरे देश में कहाँ है सर शिक्षा का महत्व करने, कहाँ है? नहीं, मुझको ये लगता है कि आदिवासी अशिक्षित रहते हुए भी शहरी लोगों के मुकाबले समझदार ज़्यादा रहते हैं। उनका रस्टिक सेंस, उनका बहुत रस्टिक विजडम बहुत रहता है उनका। वो पढ़े लिखे नहीं रहते। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 77 के चुनाव में इमरजेंसी के बाद पूरे बस्तर में हारी थी कांग्रेस। उस समय तो टीवी भी नहीं था, आदिवासी पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन ये उनकी रस्टिक विजडम थी जिसने कहा कि नहीं इसको हराना है इस पार्टी को। तो नेहरू की बेटी की पार्टी को पूरे बस्तर के आदिवासियों ने हरा दिया था। तो मैं इसको तो खाली नहीं मानता। मैं बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ज्ञान के हिसाब से बोल सकते हैं, समझ के हिसाब से समझ तो नहीं, संपन्न है। अरे अब उनके शरीर के कोई समझदारी नहीं होगा। हाँ। पर इसके हिसाब से आखिर नक्सली इसी को तो भरते हैं ना कांटेक्ट में। 3 साल लगता है उनको एरिया को कब्जा करने के लिए। पहले बैठेंगे, उठेंगे, आएंगे, फिर हाँ ठीक है थोड़ा बहुत पानी पी लेंगे, खाना भी खा लेंगे, फिर नाच गाना भी कर लेंगे। ये ऐसा विन ओवर करके फिर वो अपना सर्वे करके कवर करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि नक्सली पैदा क्यों हुए, आज तक मैं जानने की कोशिश किया कि सरकार में, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, या चर्चा हुई कि तो हमको नहीं मालूम। आप ये बतलाइए, आपने इतने चुनाव लड़े बस्तर से, आपको अपने चुनाव लड़ने में कभी नक्सलियों की मदद लेनी पड़ी क्या? ना ना, आज तक मैं किसी नक्सली से नहीं मिला हूँ। हाँ वो सभा में कोई रहे होंगे तो मैं नहीं जानता, कोई मिला हो अलग से तो मैं कोई अलग से नक्सल है ऐसा कोई नहीं मिला? ना, शिनाख्त के साथ नहीं मिला? ना, ना, ना। किसी सरकार के समय आपने ये कोशिश की कि इनसे बातचीत करके इसको सुलझाया जाए? मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ बातचीत करो, बातचीत से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था एक जमाने में, शंकरन थे वहाँ, एक हाँ रिटायर हो, हम अच्छी तरह से BD शर्मा वगैरह हम लोग उनसे काफ़ी इंटरेक्शन करते थे। तो देखिए फेल कहाँ हुआ, केवल आर्म्स को लेकर के बातचीत के पहले आर्म्स सरेंडर कर, तो फेल हो गया। वो समय हो गया तो कुछ हो जाता। बातचीत किसी कंडीशन के साथ थोड़ी होती है, बातचीत तो नहीं। देखो जब तक कि वो लोग अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा लिए थे, तो जब ताकत बढ़ जाता है तो साला वो सरेंडर भी नहीं होते ना। आज स्थिति है सरेंडर की, पर कौन बातचीत करेगा? कोई नहीं दिखता। आपसे भी किसी ने नहीं कहा बातचीत करने के लिए उनसे? नहीं, ये पहल तो भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में है। हाँ कई राज्यों में देश की समस्या है और ऐसे बहुत से हैं। मैं तो राजगोपाल का भी नाम 1-2 बार शंकरराव चौहान को कहा था। ठीक नाम था तो उसने उससे बात करके कहा था नहीं कहेगी तो हम पहल करेंगे। बहुत से ऐसे गांधीवादी है, ये है वो है। आखिर डाकू समस्या तो गांधीवादी ने ख़त्म किया ना आपके भिंड मुरैना में। तो ये सब चीज़ें हैं अनुभव के आधार पे। एक चीज़ मुझको ये बतलाइए, आप चूंकि विटनेस रहे हैं लंबे समय से राजनीति के, महिला आरक्षण क्यों नहीं हो पाया अभी तक? कहाँ पे ईमानदारी की कमी रही राजनीतिक दलों की? कई पार्टियों की सबको, सुनील जी, सबको बेरोजगार होने का डर रहता है। राजनीतिक बेरोजगारी सबसे कष्टदायक होता है। वो ऐसी
यानी कष्टदायक है कि उसका व्याख्या नहीं कर सकते, बयान नहीं, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी व्याख्या करें, मैं इसमें थोड़ा सा खुलासा चाहता हूं। क्या क्यों क्यों नहीं हो पाया महिला आरक्षण? ऐसा ऐसा नहीं, बेरोजगारी का कितना नेताओं को डर है और खतरा है? अरे भाई एक भी होता है तो सीट तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़े से शुरू करना चाहिए था। इकट्ठा आपने कहा 33%, तो थोड़े से शुरू करना। दहशत हो गई उससे मर्दों में। नेचुरली होता है, वही कहा ना, बेरोजगारी चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बात बतलाइए, सोनिया गांधी इतने समय से कांग्रेस की मुखिया हैं, उनके पहले भी राजीव गांधी थे तो मॉडर्न आउटलुक के थे, महिलाओं के खिलाफ नहीं थे। उनके पहले इंदिरा गांधी थी। तो महिलाओं की कम जगह रही हो कांग्रेस में, ऐसा मैं नहीं मानता। पर्याप्त जगह रही कांग्रेस लीडरशिप में। लेकिन कांग्रेस भी जब सत्ता पे रही तो ईमानदारी से लागू नहीं कर पाई इसको। अरे इंदिरा गांधी रहे चाहे सोनिया गांधी रहे, है तो इतनी आबादी जो इतना बड़ा देश में, और राजनीतिक पावर, ये सब चीज़ें तो ध्यान में रखना पड़ता है ना। लेकिन नेताम जी, आधी वोटर तो महिलाएं हैं। हाँ बिल्कुल है। और जो वोटिंग होती है उसमें भी मैं देखता हूँ नहीं आदमियों से कहीं नहीं, पीछे नहीं रहती पंचायती राज कानून में, पंचायती राज कानून में एक शुरुआत तो हुई। आपको एक एक गांव में उस जाति का जो रिजर्वेशन है उसकी भी महिला मिल जाती है। नहीं वही मैं कहा, वो एक अच्छी शुरुआत है। हाँ। उससे जागृति आया है। हाँ, एक शुरुआत तो हुआ ना। लेकिन संसद और विधानसभा ने पंचायतों पे लाद दिया, अपने ऊपर नहीं लादा, खुद नहीं अपनाया। खुद अपने के कौन करेगा? कौन कुल्हाड़ी मारेगा? कौन कुल्हाड़ी मारेगा? तो आपसे बहुत दिलचस्प बात हुई, और हम लोग और 2-4 महीने के बाद में फिर बात करेंगे जब आपकी चुनाव की तैयारियां और हो जाएंगी। और तब तक हो सकता है कुछ और राजनीतिक दलों से आपकी बातचीत भी हो, किसी किनारे पहुंचती है, क्या होती है बातचीत। और आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना थके हुए आए हैं जगदलपुर से, लेकिन आप सीधे यहाँ आए बात करने के लिए। सुनील जी, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम एक इंटरव्यू इस टाइप के जी, जो एक IBC 24 ने लिया था जी, चूँकि आजकल मैंने वो ग्रुप डिस्कशन में जाना बंद कर दिया। जी। मैंने कहा भाई नहीं जाना चाहिए। हम इस तरह के लोगों को ने 2 मिनट 3 मिनट क्या हाँ, बोलेगा, नहीं, क्या नहीं, बोले, तो बिल्कुल मैंने नहीं कहा जाना भाई हम चाहिए। मना कर दिए। बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे। आज अरविंद नेताम जी से जितनी बात हुई है उसमें कई मुद्दों पे खुलासा हुआ है, और आने वाला वक्त ये बतलाएगा कि उनकी कोशिशें आदिवासी समाज के भीतर, और जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं इस इंटरव्यू में तो नहीं पूछ पाया कि गैर आदिवासी भी कोई अगर सर्व आदिवासी समाज में आएंगे तो उनका स्वागत रहेगा। इस तरह की कोई बात हुई है कि गैर आदिवासी भी आएंगे? जनरल सीट में जो जनरल सीटों है उसमें हम एकोमोडेट करेंगे। हाँ। एकोमोडेट करेंगे। जी जी। तो ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। मुझको उम्मीद है इस इंटरव्यू को देखकर छत्तीसगढ़ की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, इन सब के बारे में बहुत सी आपकी जानकारी बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी। कम से कम मेरी तो बढ़ी है। तो हम फिर किसी एक इंटरव्यू के लिए आपके सामने फिर आएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो YouTube चैनल पर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन की बटन को दबाना मत भूलिए। उसी से आपको इसकी खबर लगेगी कि हमने कोई नया पोस्ट किया है। हम दिन भर पोस्ट नहीं करते हैं, दिन में 2 या 3 चीज़ें ही हम पोस्ट करते हैं, और आप अगर नोटिफिकेशन की बटन दबाएंगे सब्सक्राइब करते हुए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, खबर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं।